हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 13 जुलाई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेधान सीरीज का पार्ट 13। मेधान सीरीज का पार्ट 13 पढ़ेंगे, जिसमें आप सभी को 25 जी के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पूरा क्लास जो है करंट अफेयर का या फिर मेधान सीरीज का कुमार गौरव सर के करंट अफेयर मेधान सीरीज से लिया गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। यह क्लास हम 30 से 35 मिनट में समाप्त कर देंगे, जिसमें आप सभी को पूरा कंटेंट दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 13 जुलाई के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक में भागीदारी की है? तो पिच ब्लैक अभ्यास जो है कहाँ पर हो रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। इसकी व्याख्या देखें तो पिच ब्लैक अभ्यास यह पूछे जो है इसका आयोजन जो है कौन कर रहा है? तो पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का एक स्थान है जिसका नाम है डार्विन। तो डार्विन स्थान पे पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। यह कैसा अभ्यास है? तो यह वायुसेना का अभ्यास है और बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें भारत ने भाग लिया है। भारत की तरफ से पूछे 3 जहाज़ इसमें भाग लेते हैं। पहला जहाज़ हो जाता है C-17 ग्लोब मास्टर, दूसरा हो जाता है IL-78। जो जहाज़ जब एक्सरसाइज करते हैं हवा में, अगर उनका तेल ख़त्म हो जाता है तो फ्यूल भरने के लिए जो है IL-78 भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है। ये दूसरा हो जाता है। और तीसरा हो जाता है सुखोई। तो ये 3 जहाज़ के नाम आप सभी को याद रखने हैं। तो पिच ब्लैक अभ्यास जो है किसके बीच में होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया है, डार्विन स्थान पर। वायुसेना का अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें भारत ने भाग लिया है और भारत के 3 जहाज़ इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास, जैसे वज्र प्रहार अभ्यास, कॉप इंडिया, तरकस अभ्यास। ये तीनों अभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका भी के बीच में होता है। अजय वॉरियर अभ्यास किसके बीच में होता है? इंडिया और यूके यानी इंग्लैंड के बीच में होता है। गरुण शक्ति, वरुण और अभ्यास शक्ति, ये तीनों अगर पूछे जो है तीनों अभ्यास किसके साथ होते हैं? तो ये तीनों अभ्यास होते हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में। होपेक्स और साइक्लोन अभ्यास किसके बीच में होता है? तो इंडिया और मिस्र के बीच में होता है। जबकि नॉर्डिक अभ्यास पूछे किसके बीच में होता है? तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास किसके बीच में होता है? तो भारत और UAE के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो DRDO ने लॉन्च किया है। मान लीजिए ये नदी है, इसमें पानी है और इस नदी के इस पार जो है सेना को जाना है, तो DRDO ने इस प्रकार का एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम बनाया है, जिसको भारतीय सेना के लिए यूज के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये ऊपर से जो है ब्रिज बना दिया जाएगा। फिर जहाज जब गाड़ी जो है वायुसेना भारतीय सेना की इधर चली जाएगी तो इस ब्रिज को फिर से जो है फोल्ड करके अपने गाड़ी में भारतीय सेना रख सकती है। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल लोहाटी जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दूसरा, हाल ही में एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित करने की घोषणा किसने करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नासा ने करी है। इसकी व्याख्या देखें तो हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी, इसको जो है लॉन्च किसने किया है? तो इस मिशन को लॉन्च किया है नासा ने। और यह कब तक लॉन्च करेगा? तो 2040 तक इस मिशन को लॉन्च करेगा। किसके लिए लॉन्च किया जाएगा? तो हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी, यह मिशन लॉन्च किया जाएगा एलियन हंटिंग टेलीस्कोप। यह एलियन हंटिंग टेलीस्कोप है, यानी कि यह एलियन को सर्च करने वाला है और यह 2040 में लॉन्च होगा। यानी कि जो हमारे पृथ्वी के अलावा अगर किसी दूसरे ग्रह पर कोई भी मतलब मानव की तरह दिखने वाला अगर कोई जो है मानव दिखता है तो उसे जो है हम यहाँ से क्या कहेंगे? तो हम उसको जो है क्या कहते हैं? एलियन कहते हैं। उसी प्रकार से वहाँ के लोग अगर वहाँ पे होंगे तो वो हमको क्या कहेंगे? एलियन कहेंगे। ठीक है, तो एलियन की जांच के लिए या फिर उसको सर्च करने के लिए हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी मिशन को कौन लॉन्च करेगा? नासा करेगा, जो कि USA का मिशन है और यह 2040 तक लॉन्च होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, सुनीता विलियम्स अभी हाल ही में किस कंपनी के स्टार लाइनर वाहन से अंतरिक्ष में गई हैं? तो बोइंग कंपनी है। बोइंग कंपनी का अगर पूछे कौन सा वाहन है तो किस वाहन से गई हैं? तो स्टार लाइनर वाहन से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई हैं।
हाल ही में चर्चा में रहे इसरो के स्पेसएक्स मिशन का संबंध किससे है? तो स्पेसएक्स मिशन का संबंध है चांद से। और यह मिशन पूछे कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2027 तक लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। ठीक है, तो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। इसरो के द्वारा जो है स्पेसएक्स मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2027 में लॉन्च किया जाएगा। और किसके लिए यह मिशन भेजा जाएगा? तो चांद के लिए भेजा जाएगा। चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी लेकर वापस कौन सा देश आया है? तो चीन ने ऐसा किया है। और चीन ने जिस मिशन से चांद के हिस्से से मिट्टी लाया है उस मिशन का नाम है चांगई-6 मिशन। अब भारत के बारे में देख लेते हैं। चंद्रयान 3 अगर पूछे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो LBM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। किस तारीख को? तो 14 जुलाई को। और चांद के साउथ पोल पर कब लैंड किया था? तो 23 अगस्त को किया था। इसलिए 23 अगस्त को जो है हम क्या मनाते हैं? तो हम 23 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो राष्ट्रीय अगर पूछे अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर पूछे चंद्रयान 3 चांद के किस पोल पर लैंड किया था? तो चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था। इसरो के अब पूछे अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो सर्वाधिक पदक अगर पूछे किसने जीता है? तो यह जीता है प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। और वहीं बात करते हैं कि किस क्रम का आयोजित किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा छठे क्रम का आयोजन किया गया है। किस क्रम का? तो छठे क्रम का आयोजन किया गया है। कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में। शुभंकर क्या है? तो वीर मंगाई इसका शुभंकर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो यह उज्जैन में विकसित होगा। और यहीं पर जो है उज्जैन में ही देश की पहली वैदिक घड़ी स्थापित हुई है। हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट और 600 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर की उपलब्धि किसने हासिल करी है? तो तीसरे कौन से व्यक्ति बन गए हैं? बेन स्टोक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देखें। टेस्ट मैच में ऑलराउंडर की श्रेणी में अगर पूछे तो 200 विकेट और 600 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो वह बन गए हैं बेन स्टोक। और ये कहाँ के बॉलर हैं? तो यह इंग्लैंड के हैं। बॉलर और बैट्समैन दोनों हैं, तो उन्हें ही क्या बोलते हैं? ऑलराउंडर बोलते हैं। तो पहले कौन थे? तो पहले थे गारफील्ड सोबर्स जो कि वेस्ट इंडीज के थे। इसके बाद सेकेंड नंबर पर कौन है? जैक कालिस हैं और ये कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के। और तीसरे कौन हैं? बेन स्टोक जो कि इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हाल ही में जेम्स एंडरसन और डेविड वार्नर इन दो व्यक्तियों ने संन्यास लेने की घोषणा करी है, जिसमें जेम्स एंडरसन का संबंध पूछे किस देश से है? तो ये इंग्लैंड के हैं। जबकि डेविड वार्नर का संबंध पूछे किस देश के बॉलर हैं? तो ये बॉलर नहीं, ये बैट्समैन हैं। तो ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 बार हैट्रिक लगाने वाले एकमात्र गेंदबाज कौन है? पैट कमिंस है। और पूछे ये किस देश के हैं? तो पैट कमिंस जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में साहित्य का अवार्ड पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय जी को सम्मानित किया गया है। इन्हीं की एक पुस्तक है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इसी पुस्तक के लिए अरुंधति राय को पहली बार जो है बुकर पुरस्कार मिला था और यह बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बन गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले जर्मन जो कि अभी हाल ही में पाए हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है जेनी अर्पनबेक। तो 2024 का अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो वह मिला है जेनी अर्पनबेक को और यह जर्मन लेखिका है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 12वां विश्व हिंदी दिवस पूछे पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर जी को मिला है। हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? तो कर्नाटक ने जीती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभ्यास। इसे जो है बलि का बकरा भी कहते हैं। देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन को कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? तो डीप ड्रिलिंग मिशन कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? तो यह महाराष्ट्र में प्रारंभ किया जाएगा। इसके बारे में व्याख्या देखें तो डीप ड्रिलिंग मिशन अगर पूछे कहाँ से शुरू किया जाएगा, किस राज्य में? तो यह महाराष्ट्र के कोयना जिले में शुरू किया जाएगा।
और इस प्रकार का डीप ड्रिलिंग मिशन जो है पहली बार भारत में हो रहा है। और इस मिशन को अगर पूछे कि ज़मीन के अंदर कितनी गहराई तक खोदा जाएगा तो 6 किलोमीटर की गहराई तक इसमें ड्रिलिंग की जाएगी। और भूकंपीय तरंगों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी करने के लिए डीप ड्रिलिंग मिशन शुरू किया गया है महाराष्ट्र के कोयना जिले में, ये आपको याद रखना है। और पूछे कि इस डीप ड्रिलिंग मिशन का जो है कार्य कौन सी कंपनी करने वाला है, तो बोरहोल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा डीप ड्रिलिंग किया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे किया जाएगा? महाराष्ट्र कोयना में किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो एकनाथ शिंदे जी हैं। लोनार झील पूछे कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र में है। कोयना नदी अगर पूछे किस नदी की सहायक नदी है, तो यह है कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना नदी। ठीक है, अगर पूछे कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो यह है महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने किसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया है, तो ईरान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्टेम में यानी साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में पीएम मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा करी है, तो मिनिकॉय और अगरत्ती में करी है। तो सबसे पहले कहाँ पर किए थे? मिनिकॉय में किए हैं, और दूसरा कहाँ पर किए हैं? अगरत्ती। और ये दोनों स्थान पूछे किस द्वीप से संबंधित है, तो लक्षद्वीप से संबंधित है। ठीक है, तो ये किस द्वीप से संबंधित है? लक्षद्वीप से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है 5वां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा करी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 जून को। इसकी व्याख्या देखें तो संविधान हत्या दिवस अगर पूछे किस तारीख को मनाया जाएगा, 25 जून को मनाया जाएगा। इस संविधान हत्या दिवस की अगर पूछे 25 जून की तारीख को किसने घोषित किया है, तो गृह मंत्री ने यह घोषणा करी है, क्योंकि 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी पूरे देश में। और इसके दौरान जो है सामूहिक रूप से जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे या जो राजनेता थे उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया, और पूरे भारत में जो है जो फंडामेंटल राइट थे उनको निलंबित कर दिया गया, यानी मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। जो लोगों के मौलिक अधिकार मिले होते हैं उसको समाप्त कर दिया गया था। कब? 25 जून 1975 में। और इस प्रकार से अगर पूछे इमरजेंसी जो लागू किया गया था यह कब समाप्त हुआ था, तो यह लागू हुआ था 25 जून 1975 को और समाप्त हुआ है 1977 में। ठीक है, तो 2 साल तक इमरजेंसी चली थी, और यह तीसरे क्रम का इमरजेंसी है, यानी कि भारत में 3 ही बार अभी तक इमरजेंसी लगी थी। एक तो लगा था 1962 में, और दूसरा कब लगा था, तो दूसरा लगा है 1971 में, और तीसरा कब लगा है, तो तीसरा लगा था 1975 में। तो 3 ही बार जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, ये आपको याद रखना है। पहला वाला कब लगा था, तो 1962 में जब हमारे ऊपर चाइना ने आक्रमण किया था, और दूसरा वाला जब पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान, जिसको अब वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं, जब इस दौरान जो है पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर रहा था, तो वो जो है भारत के भी कुछ क्षेत्रों पर जो है अधिकार कर लिया पाकिस्तान, और जो है तब इसलिए भारत जो है बांग्लादेश को यानी कि पूर्वी पाकिस्तान को फ्री कराया था। उसी टाइम जो है दूसरी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी 1971 में, तो पाकिस्तान वार के समय, और तीसरी बार जो है आंतरिक अशांति के कारण 25 जून 1975 को किया गया था। इसीलिए 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अब देख लेते हैं आपातकाल के बारे में। तो आपातकाल या फिर इमरजेंसी पूछे संविधान के किस भाग में है, तो भाग 18 में है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक जो है आपातकाल की घोषणा करी गई है। जिसमें अगर बात करते हैं 352 जो अनुच्छेद है, इसमें किस आपातकाल की घोषणा की गई है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी गई है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है 3 कारण लगते हैं, 3 कारणों से लगते हैं। एक तो युद्ध हो जाने की स्थिति में, जैसे पाकिस्तान या चाइना की स्थिति में हुआ था, जो पहली बार मतलब 1975 में लगा था, और दूसरी बार मतलब दूसरा कारण क्या है, तो बाह्य आक्रमण, यानी कि कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण कर दे इस कंडीशन में, या फिर आंतरिक अशांति, यानी कि आपस में ही राजनेताओं में या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में या पूरे भारत में जो है आंतरिक अशांति हो जाए। तो इस कंडीशन में जो है 3 कंडीशन में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत। लेकिन क्या हुआ कि जो ये आंतरिक अशांति शब्द है इसे हटा दिया गया था 1944 में संविधान संशोधन 1978 में। अब इसके स्थान पे पूछे आंतरिक अशांति के स्थान पे कौन सा शब्द जोड़ दिया गया है, तो सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा।
अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति को क्या करना होगा, कैबिनेट की लिखित मंजूरी लेनी होगी, फिर इसके बाद जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। तो कैबिनेट की लिखित मंजूरी के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह प्रस्ताव लाया गया था। अगर राष्ट्रीय आपातकाल जो है घोषित कर दिया जाता है तो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार जो है समाप्त कर दिए जाते हैं। सभी मौलिक अधिकार जो है समाप्त कर दिए जाते हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी के जो भी मौलिक अधिकार है उनको समाप्त कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन याद रखेंगे, मौलिक अधिकार कौन से समाप्त नहीं होते हैं, तो 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होते हैं। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ पर प्रारंभ हुई है, तो बन्नेरघट्टा वन्यजीव अभ्यारण्य में। और पूछे यह अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो कर्नाटक बेंगलुरु में है। हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह कोलकाता में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन जिसे CMC COP14 कहते हैं का आयोजन कहाँ हुआ है, तो यह उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन हुआ है। छठा प्रश्न है, हाल ही में नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल में। इसकी व्याख्या देखें, एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम पूछे कहाँ लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च किया गया है कि नाबार्ड के द्वारा केरल में, और केरल के किस गांव में, तो पुलथूपूजा गांव में यह शुरू किया गया है। तो एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम केरल में शुरू किया गया है। अगर गांव का नाम पूछे तो गांव का नाम है कुलथूपूझा गांव है, और किसने लॉन्च किया है, तो नाबार्ड ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया गया है, क्योंकि जो जनजातियाँ हैं इनकी आजीविका को बेहतर करने के लिए यह विकास कार्यक्रम लाया गया है नाबार्ड के द्वारा। अब नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होता है। और नाबार्ड की स्थापना पूछे किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया था, तो शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष पूछे कौन है, तो KB साजी जी हैं। और अगर पूछे नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। विश्व सांख्यिकी दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो यह 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को मनाया जाता है। जनजातीय मंत्री पूछे कौन है, तो जुएल ओरांग जी हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुरहा बजाता व्यक्ति। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है, तो अगर पूछे झील कौन सी है, तो पेंगोंग झील है। और किसने जीती है, तो यह जीता गया है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के द्वारा फ्रोजन लेक मैराथन। अगर पूछे कौन जीता है, तो यह मध्य प्रदेश जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 800 साल पुरानी चीमू सभ्यता के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं, तो यह खोजा गया है पेरू में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। पेरू जो है यह साउथ अमेरिका का एक देश है। पेरू में ही 800 साल पहले अब से 800 साल पुराने अवशेष यहाँ पे अभी खोजे गए हैं, जो कि अगर पूछे किस सभ्यता से संबंधित है, तो यह अवशेष जो है चीमू सभ्यता के अवशेष बताए जाते हैं। और पूछे कि जो इस अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो शमशान और दफन के अवशेष इसमें मिले हैं। यानी कि जो शमशान वाले स्थानों पे जो कुछ सामान मिलता है या दफन करने के जगह पे जो भी सामान दिखा होगा वही प्राप्त हुआ है। जैसे कि कौन सा सामान मिला है, तो झुमका कंगना भी प्राप्त हुआ है। तो शमशान वाले या दफन वाले स्थानों से झुमके और कंगने प्राप्त हुए हैं, जो बताया जाता है 800 साल पहले चीमू सभ्यता के अवशेष है। और यह चीमू सभ्यता पूछे किस देश में मतलब होता था, तो चीमू सभ्यता जो है यह पेरू देश में था, इसे आप याद रखेंगे। और पूछे कि इस सभ्यता का पता जो है 800 साल कैसे लगाया गया है, तो आप सभी को पता है कि कार्बन से C14 डेटिंग के द्वारा जो है कितनी भी पुरानी सभ्यता है तो उसका पता किससे लगाया जाता है, तो C14 डेटिंग के द्वारा पता लगाया जाता है। अब देखते हैं पेरू की राजधानी का क्या नाम है, तो पेरू की राजधानी का नाम है लीमा। क्या नाम है, तो इसकी राजधानी का नाम है लीमा। और पेरू में एक जानवर पाया जाता है जिसका नाम है लामा। तो लामा जो जानवर है इसके RBC में केंद्रक पाया जाता है। तो 2 ही ऐसे जानवर हैं जिनके RBC में केंद्रक पाया जाता है, नहीं तो किसी भी जानवर में जो है RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो 2 जानवर हैं, एक तो लामा और दूसरा अगर पूछे कौन सा जानवर है तो वह ऊँट है। ठीक है, तो इन दोनों जानवरों के RBC में केंद्रक पाया जाता है। पेरू और बोलीविया की सीमा पर एक झील है जिसका नाम है टिटिकाका झील।
और अगर बात करें कि टीटीकाका झील, यह जो है सबसे ऊंची नौकायन झील है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया है। और अगर पूछे कि इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए कौन इसमें भागीदारी करने वाला है, तो आरपीएफ करने वाला है। ठीक है, तो जो रेलवे पुलिस है यह 3 नए कानून की जानकारी देने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में पहली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो सिक्किम के रांगपो में रखी है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो GEM है। नेक्स्ट प्रश्न 8वां है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूनम पांडे जी की। इसकी व्याख्या देखें तो 16वां वित्त आयोग अगर पूछे यह कब से शुरू हो जाएगा, तो 2026 से लेकर 2031 के बीच में चलने वाला है 16वां वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह बनाए जाएंगे अरविंद पनघड़िया जी बनाए जाएंगे। और 16वें वित्त आयोग के अगर पूछे सचिव कौन बनाए जाएंगे, तो ऋत्विक रंजन बनाए जाएंगे। और 16वें वित्त आयोग का जो सलाहकार परिषद है इसमें 5 सदस्य होंगे, और इन 5 सदस्यों या फिर कहे सलाहकार परिषद की अध्यक्ष कौन बनाई जाएंगी? तो यह बनी है पूनम गुप्ता जी बनी है। ठीक है, अगर वही बात करते हैं कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष यानी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह है नंद किशोर सिंह। और वहीं पूछे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी थे। तो पहला याद रखना है, 15वां वर्तमान वाला याद रखना है, और जो भविष्य में होने हैं अरविंद पनघड़िया जी 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष याद रखना है। और सलाहकार परिषद की अध्यक्ष कौन बनेंगी? तो पूनम पांडे जी बनेंगी। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में पारदर्शिता के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो परीक्षा में पारदर्शिता के लिए पी राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया है। हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? तो दूसरा बना है जयपुर में, और पहला कौन था? तो नारंगी असम में है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में जुडिथ सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला नियुक्त हुई हैं। हाल ही में किस राज्य के बिहू ढोल को GI टैग दिया गया है? तो बिहू ढोल जो है यह कहाँ का है? आसाम का है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह शुरू हुआ राजस्थान में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना यह जो है राजस्थान में शुरू किया गया है। 10 जुलाई से यह शुरू हो गया है, क्योंकि 10 जुलाई को राजस्थान का बजट पेश किया गया है। तो वहाँ की जो वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी जी ने पेश किया है राजस्थान का बजट, और इसमें इन्होंने घोषणा करी है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बारे में, जिसमें गाय, भेड़, बकरी इन सभी के लिए जो है 5-5 लाख रुपए की बीमा की जाएगी। और इसके लिए जो भी फंड आएगा, जो भी फंड है, तो कितना फंड है? तो इसमें 400 करोड़ रुपए का फंड इसमें जारी किया गया है। और इस योजना से यानी मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना से कितने लाभार्थी अगर पूछे लाभान्वित होने वाले हैं? तो 21 लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गेम्स 2024 अगर पूछे अभी कि जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो गेम्स शुरू किया गया है 2024 में किसके द्वारा? गार्डन शिप बिल्डर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें जो है उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। तो शहर कार्यक्रम अगर पूछे किसके लिए शुरू किया गया है? तो महिलाओं को उद्यमिता में बढ़ावा देने के लिए शहर योजना शुरू किया गया है। स्मार्ट सिटी अगर पूछे मिशन कब लॉन्च किया गया था? स्मार्ट सिटी योजना अगर पूछे जो है कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह जो है 2024 में समाप्त होने वाला था, लेकिन जो है इसे जो है 2025 की तक बढ़ा दिया गया है। कब तक? तो 31 मार्च 2025 के लिए अगर पूछे कौन सी योजना बढ़ा दी गई है? तो स्मार्ट सिटी योजना बढ़ा दी गई है। इसमें जो है 100 सिटी को जो है स्मार्ट बनाया गया था, जिसमें पूछे पहला कौन सा स्मार्ट सिटी बना था? तो भुवनेश्वर बना था। अंतिम यानी 100वां स्मार्ट सिटी कौन सा है? शिलांग है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे किस राज्य के स्मार्ट सिटी बनाए गए थे शहर? तो यूपी के बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। हाल ही में FAO और WHO की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह कोच्चि में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आज का आखिरी करंट अफेयर है, हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने लॉन्च किया है? तो यह RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो वित्तीय समावेशन सूचकांक यह लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा,
और क्यों जारी किया गया है? क्योंकि इसमें वित्तीय समावेशन सूचकांक के लिए स्कोर जारी किया जाता है, जो कि 2023 में स्कोर कितना था, तो 60.1 था। और वहीं पूछे कि 2024 में कितना समावेशन सूचकांक है, तो 60.2 है। और जो ये वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया जाता है, अगर पूछे इसके कितने आधार हैं, तो इसके 3 आधार हैं। कौन जारी करता है? RBI, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वह यह जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, यानी WEF के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें पूछे कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक है 129। जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। और UNDP के द्वारा 2 इंडेक्स जारी किया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। एक तो GII, जिसे कहते हैं जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स, इसमें पूछे भारत की रैंक कितनी है, तो 108 है। वहीं पूछे HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, तो 134 स्थान है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो पहली बार वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की बैठक हो रही है वाशिंगटन DC में। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो कोच्चि में करने वाला है। कोच्चि मतलब केरल में किया जाएगा BPCL के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 21 फरवरी को। ठीक है, तो ये हो जाता है आज का हमारा 13 जुलाई के करंट अफेयर। स्टूडेंट, अब हम देखने वाले हैं मैदान सीरीज का एपिसोड 13। इसमें जो है आप सभी को 25 GK क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, टाइटन पूछे किसका उपग्रह है? तो टाइटन जो है यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। वहीं बात करें कि गैनीमेड कैलिस्टो उपग्रह किसके हैं? तो यह है बृहस्पति ग्रह के। अगर पूछे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? तो वह बृहस्पति का है। नाम क्या है? तो गैनीमीड है। क्रस्ट या भूपर्पटी का निर्माण पूछे किससे हुआ है? तो सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। मेंटल का निर्माण पूछे किससे हुआ है? तो सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। कोर का निर्माण पूछे किससे से हुआ है? तो निकिल और फेरस से हुआ है। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये हमारा हो जाता है पृथ्वी का एक छोटा सा भाग। ये जो गोल वाला भाग होता है, इसके जो है बीच से ये वाला भाग निकाल लिया गया है। तो इसमें कितने भाग होते हैं? तो पृथ्वी को जो है 3 भागों में बांटा गया है स्वेस के द्वारा, 1, 2, 3। तो ये ऊपर वाला क्या कहलाता है? भूपर्पटी यानी क्रस्ट कहलाता है। दूसरा वाला मेंटल कहलाता है। और जो तीसरा वाला है इसे कोर कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले को सीमा कहते हैं। सीमा को जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो जाता है सियाल, और इसके सियाल के नीचे सीमा पाया जाता है। फिर यहाँ पे मेंटल को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो अपर मेंटल, दूसरा है लोअर मेंटल। क्रस्ट को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, और इसे कहते हैं अपर कोर, या और नीचे वाला क्या कहते हैं? लोअर कोर। ठीक है, तो ऐसे जो है पृथ्वी के कोर को, मतलब पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है, इसको 3 भागों में बांटा गया है और 3 उपभागों में बांटा गया है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर जी थी। अभी तक जो है कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? तो मैंने बता दिया पहले ही, जो है अब तक 3 बार लगाया गया है। तो राष्ट्रीय अगर पूछे आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में की गई है? तो 352 में की गई है। और 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, 1962 में, 1971 में, 1975 में। 1962 में चीन से आक्रमण हो गया था, चीन जो है हमारे ऊपर धोखे से कर दिया था। दूसरी बात जो है मैंने बता दिया कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है, यानी कि जिसे अभी वर्तमान में पाकिस्तान कहते हैं, और जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश कहलाता है, तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर अटैक किया था। और साथ साथ में हमारे कुछ भाग को जो है, जो गुजरात एरिया में पड़ते हैं, कच्छ वाले एरिया को कब्जा कर लिया था। तो इसलिए भारत भी जो है इस युद्ध के बीच में आ गया था। तो दूसरा कब हुआ था? 1971 में। और तीसरा 1975 में, जो मैंने बताया। इसी को जो है संविधान आत्महत्या दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो आंतरिक अशांति अगर पूछे, इसकी वजह से 1975 में 25 जून को इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी के शासनकाल में। नेक्स्ट हमारा है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। और कहाँ की गई थी? तो महाराष्ट्र में किया गया था। छठा प्रश्न हमारा है, बांग्लादेश किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो भारत के 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है। एक तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के साथ लगती है। इन 5 राज्यों के साथ अगर पूछे कि बांग्लादेश की टोटल कितनी सीमा शेयर होती है? तो 4096 किलोमीटर शेयर होती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? एक तो कामेंग, तीस्ता, धनसिरी, लोहित और बहुत सी सारी नदियाँ हैं, बट इतनी फेमस हैं। भारत की सबसे पूर्वी नदी अगर पूछे कौन सी है? तो लोहित नदी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है, फुगड़ी नृत्य, सिग्मो नृत्य
और साओ जोजो आ, ये किस राज्य के नृत्य हैं? तो ये तीनों नृत्य हैं गोवा के। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10वां, लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। और यहीं पर जो है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस की घोषणा भी हुई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या फिर इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया में जो है निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती है, इसके लिए जो है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि बात करें मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष, इसके द्वारा जो है पास की वस्तु साफ नहीं दिखती है, इसमें जो है निकट ये वाला जो हो जाता है, दूर वाले में निकट की नहीं दिखती, पास की वस्तु नहीं, इसमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। ठीक है, तो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, इसके लिए जो है कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। 12वां प्रश्न है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मई को मनाया जाता है। यूएनओ ने जैव विविधता वर्ष को घोषित किया है, 2010 को यूएनओ के द्वारा जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पूछे कहाँ पाया जाता है? तो अमेजन वर्षावन में पाया जाता है, इसी को जो है पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान पूछे किस पहाड़ी से है? तो बता दिया था, महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से है। और कृष्णा नदी की सहायक नदी पूछे तो तुंगभद्रा, कोयना, भीमा है। और कृष्णा ही नदी पर जो है अलमाटी बांध बनाया गया है, और यह अलमाटी बांध पूछे किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। कौन सी योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी? तो जो 5th ईयर की 5 ईयर प्लान था, यानी कि 5वां पंचवर्षीय योजना, ये समय से पहले समाप्त हो गई थी। 1900 जो हुआ था 1974 से 1979 तक जाना था, लेकिन ये 78 में ही समाप्त हो गया था। फ्यूज तार का निर्माण किससे होता है? तो यह लैंड और टिन से होता है, जिसे पीबी या एसएन कहते हैं। जो फ्यूज तार है इसका गलनांक बिंदु बहुत कम होता है। जायद की फसल कौन कौन सी है? तो ककड़ी, खीरा, तरबूज, खीरा, ये सभी जो है जायद की फसल होती हैं जो गर्मियों में बोई जाती हैं। WWF का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी विश्व वन्य जीव कोष, इसके पूछे मुख्यालय कहाँ पे है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना पूछे कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। इसका लोगो क्या है? तो विशाल पांडा इसको लोगो है। नेक्स्ट हमारा है IUCN की स्थापना कब हुई थी? तो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसकी स्थापना पूछे कब की गई थी? तो 1948 में। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो IUCN के द्वारा जो है रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, यानी जो विलुप्त प्राय जीव जंतु होने वाले होते हैं उनको जो है संरक्षण देने के लिए रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। 37वां राष्ट्रीय खेल होस्ट कौन सा राज्य है? तो 37वां राष्ट्रीय खेल का अगर पूछे होस्ट कौन सा राज्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। और शुभंकर पूछे तो मोगा है। और 37वें राष्ट्रीय खेल में पूछे सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता था? तो महाराष्ट्र ने जीता था। जबकि बात करें 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ था? तो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ था उत्तराखंड में। वहीं नेक्स्ट प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था? तो यह वीर मंगाई था। और इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया था? तो तमिलनाडु में किया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रॉपर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की पहली बार प्रस्तुति करने की, मतलब राष्ट्रीय आय की पहली बार अगर पूछे प्रस्तुति किसने करी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने करी थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। भाग पूछे तो भाग 4 है। और अगर पूछे कि किस संविधान में है, तो यह DPSP में इसका उल्लेख, ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। और ग्राम पंचायत की बात करें तो महात्मा गांधी के कहने पर पहली बार, मतलब गांधी जी के कहने पर ग्राम पंचायत को संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भारत की शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? तो भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें पूछे तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। तो इसमें सबसे प्राचीन पूछे तो तमिल है, और नवीनतम पूछे जो 2014 में शामिल हुआ है यह है उड़िया। 23वां प्रश्न है संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संयुक्त बैठक का उल्लेख अगर पूछे किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 108 में किया गया है। अब तक जो है 3 बार संयुक्त बैठक की गई है। अगर पूछे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वही जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं।
दो मुद्दों पर जो है संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, यानी धन विधेयक पर और संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभाजित था, उसका नाम हो जाएगा धौलावीरी, और यह धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है। अगर पूछे कि 40वां यूनेस्को में शामिल विश्व धरोहर कौन सा है, तो वह है धौलावीरा। 25वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन थे, और ये कहाँ के थे? रूस के थे। और कब गए थे? तो 12 अप्रैल 1961 को गए थे। नेक्स्ट है मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 अप्रैल को मनाया जाता है। स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 13 जुलाई के करंट अफेयर, लल्लन टॉप और इसके बाद मेधान सीरीज का पार्ट 13 सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। तो फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।